फिर से आपका स्वागत है श्री क्लासेस के सेशन दूसरे में। हमने पहले देखा था प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पूरा पाषाण काल। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक में मध्य पाषाण काल के। इसमें हम डिस्कस निम्नलिखित बातों को करेंगे जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, जैसे ये पॉइंट। आगे हम देखते हैं जो मध्य पाषाण काल क्या था, इसमें क्या क्या देखने को मिला। मध्य पाषाण काल यानी पूरा पाषाण काल के बाद और नव पाषाण काल के बीच के समय अवधि को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। क्योंकि ये पाषाण युग जो प्राचीन इतिहास को अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया था, जिसमें पूरा पाषाण काल पहले टॉपिक में पढ़े थे, दूसरा मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल में हम इस बातों को पढ़ेंगे, मतलब पूरा पाषाण काल के पश्चात यानी मध्य पाषाण काल का आरंभ होता है। इसे हम उत्तर स्तर का काल भी कहा जाता है। मतलब ये पूरा पाषाण काल के बाद का समय और मध्य पाषाण काल का समय जो आरंभ होता है वो नव पाषाण से पहले। इसमें मध्य पाषाण के अंतर्गत हम देखते हैं क्या, जो पत्थर के जो औजार थे वो छोटे छोटे थे। क्योंकि पूरा पाषाण काल में जो पत्थर के औजार थे जो मध्य पाषाण काल के अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा बड़ा था, और उसमें शिकार करना या फिर खेत की जुताई करना, उसमें काफ़ी समस्याओं को देखने को मिलता था। अब मध्य पाषाण काल में लोगों को थोड़ा सा ज्ञान हुआ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, तो उस औजार को फिर छोटे छोटे भागों में मतलब छोटे छोटे कर दिए गए। इस काल का प्रमुख जो औजार जो था, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो थे जो विभिन्न कामों के लिए उपयोग किया जाता था। और इस समय का जो हथियार था पत्थरों का, वो पूरा पाषाण काल के अपेक्षाकृत छोटा था। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं कि पाषाण काल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। अंग्रेजी में हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक कहा जाता है। मनुष्य के विकास का यह अध्याय जो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में आता है। हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल जो था जो पूरा पाषाण काल के बाद था, और यह इसमें पूरा पाषाण से कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसमें लोगों का जो ज्ञान था वो पहले के अपेक्षा ज़्यादा विकसित हो गया। इसकी जो समय अवधि मानी गई है 12,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1,000 ईस्वी पूर्व तक, ये समय अवधि है मध्य पाषाण काल का। प्राचीन पाषाण काल का पूरा पाषाण काल को हमने देखा कि पिछले चैप्टर में क्या दिया हुआ था। अब हम आगे देखते हैं कि मध्य पाषाण काल की जो जानकारी जो मिलती है हमें 1867 ईस्वी में मिलती है, और ये इतिहासकार थे, एक कर्सेल नाम का प्रथम इतिहासकार थे जिन्होंने मध्यकाल के इतिहास के बारे में हमें जानकारी देती है, यानी मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी देती है। क्योंकि इनका विशेष अध्ययन किया गया और इस पर रिसर्च करने के बाद इन्होंने ये 1867 ईस्वी में मध्य पाषाण काल का समय अवधि निर्धारित किया और इसके कालखंडों में विभाजित किया। अब आगे देखते हैं कि जो इस काल में मानव के जो अस्थि पंजा जो उसके अवशेष थे, मानव की हड्डियों का जो अवशेष थे, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के सराय नाहर तथा महदाहा से प्राप्त होता है, जो एग्जाम कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया, विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये कंपटीशन के दृष्टिकोण से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जो मानव के अस्थि पंजा का जो पहला अवशेष कहाँ मिला था, तो प्रतापगढ़ दिया रहेगा, तो इसको हम ऐसे ट्रिक करेंगे। दूसरी जगह मंदा है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इससे पहले हमने देखा था मध्य पाषाण काल, अब हम देखते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल चूँकि ये पाषाण काल का जो अंतिम पड़ाव था, मतलब इसमें लोगों का जो सोचने की क्षमता थी, अंडरस्टैंडिंग थी, कार्यशैली थी, बहुत ज़्यादा विकसित हो गई थी। यानी नव पाषाण काल की जो समय अवधि कहा जाता है 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 3,000 ईस्वी पूर्व तक।
ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल का जो समय काल था जो कितने से कितने वर्ष तक का था, इसके बारे में हम देखते हैं। नव पाषाण काल को लियोथिक युग भी कहा जाता है। नव पाषाण काल युगीन मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी जिसकी शुरुआत इतिहासकारों के अनुसार 9500 ईस्वी पूर्व के आसपास मानी जाती है, जिसे पारंपरिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना जाता है। यानी यहाँ से पाषाण काल की समाप्ति हो जाती है और देखते हैं आगे क्या होता है। इसका अंत जो होता है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर धातुओं के प्रयोग से होता है। मतलब नव पाषाण काल जो था जिसमें लोगों को धातुओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, इसीलिए इस युग को जो है हम ताम्रयुगीन भी कहा जाता है, क्योंकि धातु जो था पहले धातु के रूप में जो उपयोग किया गया था तांबा था। इस युग को हम अंग्रेजी में चालकोथिक एज भी कहा जाता है, जिसे कांस्यन युगीन के रूप में सर्वव्यापी यानी सबसे ज़्यादा जो जाना जाता है कांस्यन युग के रूप में जाता है। इसके पश्चात लोहे का विकास हुआ, फिर लोहे के हथियार इस्तेमाल करने लगे। नव पाषाण काल की जो एक बहुत बड़ी उपलब्धियाँ थी, जो कृषि के खोज होने के पश्चात जो लोग अस्थायी रहने लगे, मतलब अपना जो आवास था जो पहले गुफाओं में या फिर जंगल में घूम घूम के व्यतीत करता था, जीवन यापन करता था, इस जो नव पाषाण काल जो था इस समय में लोगों को जो है अस्थायी आवास मिला। चूँकि कृषि करना जब सीख गए थे तो वो अपना जीवन यापन कृषि से के ऊपर डिपेंड हो गया, तो इसीलिए वहाँ पर लोगों ने अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगा और एक कबीले में रहने लगा। मतलब उसका जो कॉलोनी था, आवास था, जो पहले के अपेक्षित बेहतर अवस्था में थी। आगे हम देखते हैं कि इसी के साथ कृषि यानी नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार जानकारी प्राप्त हुई और लोग कृषि करना आरंभ किए। यानी कहा जा सकता है कि कृषि का जो खोज है नवपाषाण काल में की गई। पशुपालन जो भी आरंभ होता है नवपाषाण काल में, जिसमें देखने को मिला था जो पशुपालन, जैसे कुत्ते को पहले पशु के रूप में मतलब लोग अपना डोमेस्टिक घरेलू पशु मनाया और उसको पालना आरंभ किया। उसके बाद गाय भैंस आदि को कृषि कार्य में उपयोग किया। कंपटीशन के दृष्टिकोण से ये 3 पॉइंट्स ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे पशुपालन का साक्ष्य जो भारत में आदमगढ़ मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा जो बागौर राजस्थान से प्राप्त होता है। मतलब कृषि के साथ साथ जो अगला पड़ाव जो था पशुपालन, उसके जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, एक मध्य प्रदेश आदमगढ़ से, दूसरा राजस्थान बागौर से, यानी पशुपालन का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है प्राचीन इतिहास के अंतर्गत, यही 2 जगहों से पहले प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं पहिए का आविष्कार। चूँकि नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार एक महत्वपूर्ण आविष्कार था। चूँकि पहिए के आविष्कार से मानव में एक अमूल्य परिवर्तन आया। लोगों का जो यातायात का जो साधन था उसमें परिवर्तन हुआ। लोग तांगे बैलगाड़ी के रूप में पहिए का आविष्कार कर उसमें प्रयोग करना आरंभ किया। तो यहीं से एक नए युग की आरंभ होती है। इसमें देखते हैं जो लास्ट टॉपिक है, मैसूर के पास संगरुल नामक स्थान जो है नवपाषाण कालीन पुरातन स्थल से एक राग का टीले प्राप्त हुआ है। कई बार पूछा जाता है बिहार बहुत सारे कंपटीशंस में जो राग का टीले जो प्राप्त हुआ है वो किस जगह पर स्थित है, तो मैसूर कर्नाटक में स्थित है। और यहाँ पर राग के टीले जो प्राप्त हुआ है ये जगह का नाम है संगन कल्लू। ये मैसूर में पड़ता है और कर्नाटक राज्य में है। थैंक यू। आज के सेशन में बस इतना ही। श्री क्लासेज में आपका धन्यवाद है। आज का टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको कौन सा टॉपिक बेहतर लगता है बताएं, उसको हम अगले सेशन में लेके आएंगे। इससे पहले मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को YouTube से सर्च कर
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।